हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कुछ जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही संभावित प्रश्न हैं और ठीक ठाक प्रश्न हैं आज के। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा भारत। अगला प्रश्न है, सार्क का गठन कब किया गया था। सार्क, जिसको दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, ये एशिया का एक प्रमुख संगठन है कुछ देशों का। और इसका गठन पूछ रहा है कि गठन इसका कब किया गया था। तो इसका गठन जो है 1985 में किया गया था। और इसके मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और इसमें वर्तमान समय में कुल 8 सदस्य थे। प्रारंभ में जब इसका गठन हुआ था तो कुल 7 सदस्य थे, लेकिन बाद में भारत के प्रयासों से एक 8वां सदस्य जोड़ा गया जो कि अफ़गानिस्तान है। तो हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि वर्तमान में सार्क देशों की संख्या कितनी है। तो कुल 8 है। अगर ये पूछता कि गठन के समय कितने सदस्य देश थे तो 7 थे। अगर ये पूछे कि बाद में कौन सा जुड़ा तो ये अफ़गानिस्तान जुड़ा था। अफ़गानिस्तान को जो है बाद में जोड़ा गया था। तो वर्तमान समय में कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं इसके। फिर कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। याद रखेंगे काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो याद रखेंगे आप लोग कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा बॉम्बे अधिवेशन। अब बॉम्बे अधिवेशन तो खैर सही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें कि ये जो 1942 में यह आंदोलन आया था सबसे पहली बात। ये आंदोलन जो है 1942 में आया, मतलब ये जो अधिवेशन था ये 1942 का है। 1942 में ही 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को जो है ये अधिवेशन आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे भारत के जो है प्रथम शिक्षा मंत्री जो बाद में बने अबुल कलाम आज़ाद, वो अध्यक्षता कर रहे थे। तो इनकी ही अध्यक्षता में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर जो है सहमति मिली थी। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। तो करो या मरो नारा जो है महात्मा गांधी का है। तो इस प्रश्न से सभी फैक्ट्स को एक बार फिर से देख लें। क्या बताया कि बॉम्बे अधिवेशन 1942 में हुआ था, पहली बात। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद थे। बॉम्बे का अधिवेशन था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर यहाँ पर सहमति मिली थी। अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं। तो खरीफ की फसलें होती हैं जो जिनकी बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है। इनकी बुआई जून जुलाई में की जाती है और सितंबर अक्टूबर तक उनको जो है उनकी कटाई हो जाती है। तो वो खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसलों की अगर हम बात करेंगे तो रबी की फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, अक्टूबर और नवंबर इनमें बोई जाएं और अप्रैल मई तक उनकी जो है कटाई हो जाए, ये खरीफ रबी की फसलें होती हैं। और एक होती हैं जायद की फसलें। तो जायद की फसलों का जो समय होता है बहुत ही कम होता है। इसमें साग सब्जियां ज़्यादा आती हैं जायद की फसलों में। जैसे बहुत सारे प्रकार की जो साग सब्जियां होती हैं, कुछ तो होती हैं जो कि बाद में भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जियां जो है जायद की फसलों में ही आती हैं, जो कि फरवरी मार्च में आप मान के चलिए कि इनकी बुआई होती है और अप्रैल मई में इनकी जो है कटाई हो जाती है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो आप खरीफ की फसल नहीं है तो आप देखेंगे जो सरसों है इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है, अक्टूबर में की जाती है। सरसों की बुआई अक्टूबर में की जाती है। बाकी इसमें जो भी देखेंगे आप, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तो इन सभी की बुआई जो है ये जून जुलाई में होती है। तो ये सभी जो है खरीफ की फसलें हैं, लेकिन जो सरसों है ये रबी की फसल है। तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा रामानंद। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो रामानंद होगा। रामानंद जी जो है ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को सबसे ज़्यादा पहुंचाए थे। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 अनुसूचियाँ दी हैं। तो 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची जो है इसमें हमारे भारत में जो हमारे भारत के संविधान में जो शक्तियाँ दी गई हैं केंद्र और राज्यों को, तो उन शक्तियों की जो अनुसूचियाँ यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची में जो 3 सूची दी गई हैं, तो एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची है और एक राज्य सूची है। तो ये जो है संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसका हिस्सा है। इसके अलावा अनुसूची 8 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे संविधान में जितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, जो कि वर्तमान समय में 22 हैं, इनका जो है उल्लेख करता है, जिसमें आप याद रखेंगे कि इसमें अंग्रेजी भाषा को मान्यता नहीं मिली। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है, जिसमें संस्कृत सम्मिलित है। इसमें संस्कृत सम्मिलित है, ये भी याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। तो अब हमारी बचती है एक लास्ट 9वीं अनुसूची। इसका संबंध भूमि अधिग्रहण से है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम से है। और ये हमारे संविधान का सबसे पहला जो है संशोधन था। तो पहले संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में कौन सा पार्ट जोड़ा गया था, तो संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक संस्था का मतलब जिसका वर्णन संविधान में है वो संवैधानिक है, जिसका वर्णन संविधान में है उसका जो है वो संवैधानिक है, और जिसका नहीं है वो गैर संवैधानिक है। तो हम देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग जो है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 तो संविधान में है। यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग भी इसी में आ जाता है, क्योंकि ये राज्यों की सेवाएं हैं, संघ की सेवाएं हैं, तो ये अनुच्छेद 315 में दर्शाई गई हैं। इसके अलावा अगर हम वित्त आयोग की बात करेंगे तो वित्त आयोग भी हमारा जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में डिफाइन किया गया है। तो अब एक ही बचता हमारा योजना आयोग। तो योजना आयोग जो है ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, अर्थात संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। योजना आयोग 1950 में एक योजना थी कि हमारे देश का विकास कैसे हो। तो ये योजना आयोग 1950 से चलता रहा। फिर अभी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके जो है नीति आयोग कर दिया गया है। इस योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसमें कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है, तो वित्त आयोग योजना आयोग है, माफ़ कीजिएगा, योजना आयोग है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को या पंचायती राज को असंवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 52वें से तो आपको पता है कि 52वें में क्या था, कि 52वें में ये कहा गया है कि दल बदल से संबंधित जो अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 10, ये उसका वर्णन करता है। 74वां है पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित, लेकिन ये खास करके नगर पंचायत से संबंधित है, जो नगर निकाय होते हैं उनके लिए। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बाकी 42वां संविधान संशोधन जो है ये इसको हमारे संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है संशोधन हुए थे, जिनको बता दिया गया पिछली वीडियोज में, आप जा करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 243 का अगला प्रश्न है। और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा है कि संविधान का अनुच्छेद 18 किस प्रकार का मौलिक अधिकार। तो आपको पता है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हैं। तो इसमें कई प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो वही पूछ रहा है कि ये जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो उपाधियों का अंत जो है किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार या संवैधानिक उपाचारों का अधिकार।
तो इसका आंसर जो होगा वो होगा समता का अधिकार। समता का अधिकार जो कि आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक मिलेगा। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट्स दायर करता है। और रही बात शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में डिफाइन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से देखा होगा और समझा होगा। और इसी के साथ अपनी क्लास को हम ख़त्म करते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।